दोस्तों मैं अंकित, आप लोग कैसे हैं। जैसा कि 68 प्रीलिम्स के लिए और बीपी ट्रिपल एससी और जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए मैं अपना हिस्ट्री का सीरीज चला रहा था। उस हिस्ट्री को आज आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आप देख चुके ऑलरेडी, मैं आपको अराइवल ऑफ यूरोपियंस में पुर्तगीज़ ख़त्म करा चुका हूँ, डच ख़त्म करा चुका हूँ। आज ब्रिटिशर्स है, देन ब्रिटिशर्स के बाद अब फ्रेंच होगा और फ्रेंच के बाद कर्नाटक बार होगा। तो जैसे आप देख रहे कि मैं एक क्रैश कोर्स के तौर पे लेकर इसको चल रहा हूँ। तो आप याद रखें 12 फैब से पहले आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी, जितने भी साइंस, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे सारे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से करा दिए जाएंगे ताकि आप 110 प्लस इजीली ला सके। ठीक है, 110 प्लस इजीली ला सके। हालांकि कटअप तो आप 113 प्लस जा रहा है, बट मैं 110 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अतिशोक्ति नहीं देना चाहूँगा। 110 प्लस होगा तो मतलब कहने का मतलब कि एफर्ट मतलब 120 तक आप आसानी से जा सकते हैं आप मेरे नोट्स के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें ताकि और शेयर करें, ताकि इससे ये हो सके कि मेरे हौसले बने रहेंगे और मैं जल्द से जल्द, जितने आप देखिए, आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप लाइक और शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा मेरे हौसले बढ़ेंगे और उतना ही मैं जल्दी जल्दी सीरीज लाऊंगा ताकि आपके सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म करवा सको। ठीक है, तो देखिए अब आगे चलते हैं। डच के बाद ब्रिटिशर्स का, तो आप देखेंगे कि 31 दिसंबर 1600, ठीक है, यहाँ पे डेट जो है 31 दिसंबर 1600 को यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कहाँ पे? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो बच्चों याद रखिए, ये डेट आपसे पूछे जाने की उम्मीद है। दूसरा चीज़ ये है कि उस समय जो ब्रिटेन के महारानी थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने शाही फरमान दिया अगले 15 वर्ष के लिए पूर्वी देश के साथ व्यापार करने के लिए। तो आप देखते क्या है कि 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देश मतलब कि जो साउथ एशिया था और साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, वहाँ पे अगले 15 सालों के लिए जो है इनको व्यापार करने की अनुमति दे देती है। ठीक है, अब एक और इसमें क्वेश्चन ये बनेगा, जिस समय एलिजाबेथ ने दिया उस समय भारत के शासक कौन थे? भारत के शासक कौन थे? तो याद रखेंगे भारत के शासक उस समय मुगल थे, और मुगल में भी कौन थे? अकबर थे। ठीक है, अकबर। ठीक है, तो ये इतना आप याद रखेंगे फैक्ट। उसके बाद आगे चलते हैं कि वो प्रथम, देखिए नोट में, प्रथम ब्रिटिश यात्री जॉन मिल्टन हॉल थे जो स्थल मार्ग से 1597 भारत आए थे। देखिए अगर समुद्री मार्ग से पूछा जाए, समुद्री मार्ग से प्रथम ब्रिटिश आने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कैप्टन हॉकिंस थे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रथम ब्रिटिश नागरिक, देखिए ब्रिटिश नागरिक ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नहीं, ब्रिटिश नागरिक जो यात्रा के तौर पर भारत आया था, तो वो थे जॉन मिल्टन हॉल। ठीक है, जॉन मिल्टन हॉल, और किससे? स्थल मार्ग से, मतलब रोड से आए थे। ठीक है, और ये फिर कब आए थे? तो 1597 में। तो इतना फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि 1608 का साल था और ने मतलब आपके जहाज के माध्यम से, मतलब समुद्री मार्ग के माध्यम से एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 में समुद्री मार्ग से वो आते हैं। तो देखिए यहाँ से वो क्वेश्चन ये पूछेगा वो कहाँ पे आते हैं, तो आप याद रखेंगे। देखिए ये हुआ, तो ये सूरत को आते हैं 1608 में। 1608 में कहाँ आते हैं? सूरत में आते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो कैप्टन हॉकिंस से इनके जहाज का नाम जो है बच्चों, जहाज का नाम भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका नाम था हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर। ठीक है, और भी डीप पूछेगा तो बोलेगा रेड ड्रैगन। क्या? रेड ड्रैगन। तो आपसे क्वेश्चंस आप से पूछ सकता है कि रेड ड्रैगन क्या था। तो रेड ड्रैगन जो था वो प्रथम जहाज था जो भारत आया था, और कौन लेके आया था? तो आपको कैप्टन हॉकिंस लेके आए थे। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे आए थे, ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो उसी समय 1608 में जो है अस्थायी तौर पे, क्या? अस्थायी, टेम्प्रोरी, अस्थायी तौर पर एक कोठी खोली गई थी ब्रिटिश की पहली, वो थी सूरत में। वो कहाँ थी? सूरत में। और कब? 1908 में। तो इतना चीज़ को आप याद रखेंगे। अब ये क्या है कि जो कैप्टन हॉकिंस है, ये जेम्स प्रथम, जब आप देखेंगे तो जेम्स फर्स्ट के एज ए एम्बेसडर के तौर पे, मतलब राजदूत के तौर पे किसके काल में आते हैं? जहांगीर के काल में आते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जेम्स प्रथम के राजदूत के तौर पे कैप्टन हॉकिंस आते हैं 1608 में जहांगीर में। और जहांगीर के
दरबार में ये 609 में आते हैं, याद रखें। भारत 600, देखिए भारत में 608 में आ चुके थे, लेकिन जहांगीर के दरबार में 1609 में आते हैं, ठीक है। आप देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैप्टन हॉकिंस कब आते हैं, 1609 जहांगीर में, तो फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो ये जो जहांगीर है, जहांगीर ने क्या किया था कि इनको खान की उपाधि दिया था, किनको, कैप्टन हॉकिंस को। साथ ही साथ जहांगीर एक जागीर भी दिया था, 4 मनसब भी दिए थे, और जो कैप्टन हॉकिंस थे वो तुर्की और फारसी भाषा के जानकार थे, ठीक है। और 1611 में वापस ये लौट जाते हैं। तो देखिए इस सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए जब भी आप मुगल साम्राज्य में जाएंगे तो मुगल की उसमें भाषा क्या थी, लैंग्वेज, भाषा जो थी मुगल की, उसमें बच्चों आप याद रखेंगे 2 भाषाएं थी इंपॉर्टेंट। एक तो थी तुर्की, क्या, तुर्की, और दूसरा था फारसी। अब जो तुर्की और फारसी जानेगा वही क्या करेगा, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, अच्छे से बात कर पाएगा मुगल से। तो वो कैप्टन हॉकिंस थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियंस तुर्की और फारसी का जानकार था, तो वो कौन थे, कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दिया था, तो कैप्टन हॉकिंस को। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 400 मनसब जहांगीर ने किस यूरोपियंस को प्रदान किया था, तो वो थे कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेंगे। फिर 1611 में आप देखते हैं कि मसूलीपट्टम में दक्षिणी पूर्वी तट जो अंग्रेज का खरकाना स्थापित कर चुके थे। तो देखिए मसूलीपट्टम में जो किए थे ये भी अस्थायी था, क्या था, अस्थायी। तो आप देखेंगे क्या कि 1608 और 1611, 1608 में कहाँ बच्चों, सूरत में। 1608 में कहाँ पे, 1608 में, 1608 में सूरत में, और 1611 में मसूलीपट्टम में। ये दोनों ही क्या है, अस्थायी कोठियाँ हैं, अस्थायी कोठी, अस्थायी कोठी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे सकता है, या अरेंज करने के लिए। जैसे मैंने जॉन मिल्टन हॉल बताया तो आपसे दे देगा कि अरेंज कीजिए कि पहले जॉन मिल्टन हॉल आए थे, या कैप्टन हॉकिंस आए थे, या आपके हेक्टर मुनरो आए थे, कौन आए थे। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि 1612 में एक व्यक्ति है जिसका नाम था कैप्टन थॉमस बेस्ट, क्या, कैप्टन थॉमस बेस्ट, कैप्टन थॉमस बेस्ट मतलब वेस्ट, ठीक है। अब ये व्यक्ति कौन थे, तो 1612 में आए थे और इन्होंने पुर्तगाल को हराया, याद रखिए इन्होंने पुर्तगाल को। और उस समय तक मुगल साम्राज्य के नज़रों में पुर्तगाल एक काफ़ी शक्तिशाली क्या था, यूरोपियंस थे। किस मामले में, सागर के मामले में, मतलब समुद्री मार्ग में। लेकिन जब ब्रिटिशर्स के कैप्टन थॉमस बेस्ट ने 1612 में जब पुर्तगालियों को सूरत के निकट, कहाँ, सूरत के निकट हरा देते हैं, तो इससे जहांगीर क्या होते हैं, काफ़ी प्रसन्न होते हैं, काफ़ी प्रभावित होते हैं। और ऐसे में 1613 में इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने फरमान जारी किया कि ब्रिटिशर्स को जो पहले अस्थायी कोठी थी अब उसको अस्थायी निर्माण करने का मौका दिया जाए। तो अतः 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली अस्थायी कंपनी कहाँ पे ओपन किया, वो ओपन किया सूरत में, ठीक है। तो आप ये सीक्वेंस याद रखेंगे। सबसे पहले जॉन मिल्टन हॉल आए थे 1597 में। दूसरा आप याद रखेंगे कैप्टन हॉकिंस 1608 में आए थे। तीसरा आप याद रखेंगे आपके कैप्टन थॉमस बिस्ट 1612 में आए थे, ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंस आपसे अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देखिए जो 1613 में जो कंपनी बना था सूरत में, ये किसके अगुवाई में बना था, तो ये थॉमस एल्वर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दे दी गई थी। तो आप याद रखें कि कैप्टन विस्ट जीते थे और अगुवाई किसकी थी, तो थॉमस एडवर्थ के, ठीक है। तो थॉमस एडवर्थ के अगुवाई में 1613 में अस्थायी कंपनी खोलने का मौका मिलता है। अब देखिए 1615 में जेम्स प्रथम ने अपने एक और राजदूत को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था, ठीक है। उनका नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम था, सर टॉमस रो, मतलब रो रो कर आ रहे थे, मतलब पता नहीं अब क्या होगा या नहीं होगा, इस तरह की बातें रो के मन में भी चल रही थी। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो सर टॉमस रो। तो देखिए यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन फॉर्म ये होगा कि जेम्स प्रथम के राजदूत के तौर पे जहांगीर के दरबार में कौन कौन आया था। तो आप याद रखेंगे बच्चों, एक हॉकिंस आए थे 1608 में,
और दूसरा आपका सर टॉमस रो 1615 में। लेकिन अगर डेट स्पेसिफाई पूछे तो 1608 आप याद रखेंगे हमेशा और 1615 हमेशा याद रखेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस बारी बारी से भी पूछा गया है और कंबाइन करके भी पूछा गया है, इसलिए मैंने आप में इस पे जोर दिया। आगे देखते हैं कि सर टॉमस रो जो है 1619 तक भारत में रहा। देखिए 1615 आए तो मतलब 4 साल ये भारत रहे थे। और उसमें रो ने जहांगीर को खुर्रम और शाहजहां से अंग्रेजों के लिए व्यापारिक छूट प्राप्त की। मतलब ये जहांगीर और शाहजहां दोनों से ही क्या है व्यापारिक छूट प्राप्त किए थे। अब 1623 तक देख सकते हैं 1623 तक ब्रिटिशर्स ने अपनी कंपनी सूरत में, भरूच में, अहमदाबाद में, मसूलीपट्टनम में, आगरा में और अजमेर में कोठियाँ स्थापित कर चुकी थी। तो देखिए क्वेश्चन आपसे फिर से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ ब्रिटिशर्स ने अपनी कोठियाँ स्थापित किया था। तो सूरत यस, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा और अजमेर। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आपसे एग्जाम में है तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फ्रेम किए जाएंगे, तो आप हमेशा याद रखें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि 1632 में गोलकोंडा के सुल्तान ने सुनहरा फरमान मतलब गोल्डन फरमान जो है दिया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स को गोल्डन फरमान मतलब गोलकोंडा के गोल्डन फरमान कब दिया गया था? 1632 में दिया गया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या था बच्चों की, अंग्रेज ने सुल्तान को 500 पकौड़े मतलब उस समय की रुपीज कह सकते हैं, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज था मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का, कि ब्रिटिशर्स को 500 पकौड़े आपको जमा करना था और इसके लिए आप गोलकोंडा का जो बंदरगाह है आप स्वतंत्र पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 1632 में यह गोल्डन फरमान अंग्रेजों के लिए आशीर्वाद के रूप में बनकर आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि शाह शुजा जो कि बंगाल का गवर्नर था, 1651 में ये इंग्लिश को ट्रेड करने के लिए बंगाल में देता है, जिसका एनुअल पेमेंट 3000। मतलब शाह शुजा जो थे बंगाल के गवर्नर थे, तो 1651 में आप देख सकते हैं कि 3000 रुपीज़ एनुअल के तौर पे ब्रिटिशर्स को बंगाल का ट्रेड करने का सेंटर दे दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि धीमे धीमे आप जो ब्रिटिशर्स है अपने पैर पसारते जा रहे हैं। पहले सूरत, फिर भरूच, फिर अहमदाबाद, फिर उसके बाद आप गोलकोंडा देख सकते हैं, या फिर वो आप कहाँ पे आ गए, कलकत्ता के पास आ गए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इनकी। आप देखिए 1651 में जो हुगली में जो खोला गया था, हुगली में कोठी खोला गया था शाह शुजा के द्वारा फरमान जारी करने के बाद, तो वो ब्रिजमैन के नेतृत्व में खोला गया था। अब याद रखें, तो 1651 में किसके नेतृत्व में? तो ब्रिजमैन के नेतृत्व में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। साथ ही आप देखिए 1640 में समटाइम्स बुक में 1639 भी दिया हुआ है, 1640 भी दिया हुआ है, बट एग्जाम में आपको 1640 को माना गया है, इसलिए 1640 को मानेंगे। मद्रास नगर की स्थापना हुई थी। अब इस मद्रास नगर की स्थापना किसने किया था? तो इस मद्रास नगर की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया था। किसने? देखिए इसके नीचे जस्ट लिखे हुए हैं। तो 1640 में मद्रास नगर की स्थापना फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया था। और साथ ही साथ इसमें आत्मरक्षा के लिए फोर्ट मतलब दुर्ग बनाया गया। मतलब समझिए कि एक है तो इसके चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया गया ताकि इस पे आक्रमण न किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि मद्रास नगर को फोर्टिफाई करके उसका नाम सेंट जॉर्ज किला रख दिया गया, या फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला आप कह सकते हैं मद्रास नगर का फोर्टिफिकेशन किया गया था। आगे जब हम सीक्वेंस में बढ़ेंगे तो 1661 में आप देख सकते हैं कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है। ठीक है, और इसी 1661 में जब पुर्तगाली राजकुमारी की शादी जो कैथरीन ब्रिगेंजा थी चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है, तो दहेज के रूप में उनको बॉम्बे शहर दे दिया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, तो 1661 में पुर्तगालियों ने ब्रिटिशर्स को दहेज में क्या दिया था? बॉम्बे दिया था। ठीक है, अब इसी बॉम्बे को 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हाथ दे देता है, और उसके बदले वो 10 पाउंड जो है वो वार्षिक मांग करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं किस तरह से बॉम्बे अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। आप देखते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पश्चिमी तट का मुख्यालय था वो पहले बॉम्बे था। इस बॉम्बे को हटाकर 1687 में सूरत कर दिया गया,
और सूरत जो किया था ये एक ही व्यक्ति का नाम है, बस मैंने तोड़कर आपको बताया ताकि आपको याद रह सके। गेरोल्ड अंगियार, क्या? गेरोल्ड अंगियार। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि पश्चिमी तट का जो मुख्यालय बॉम्बे था उसको हटाकर कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? सूरत किया गया। साथ ही साथ क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कब किया गया? तो 1687 में किया गया था। और किसने किया था? तो ये किए थे गेरोल्ड अंगियार ने किया था। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सूरत का मुख्यालय किया गया था उसके प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो ये गेरोल्ड अंगियार को ही बनाया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ आप याद रखें इस बॉम्बे शहर के की जो स्थापना है ये गेरोल्ड अंगियार ने ही किया था। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। 1667 में हम देख सकते हैं औरंगजेब को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा एक फरमान जारी किया। मतलब 1667 में कौन दिए थे? आपके औरंगजेब साहब दिए थे। ठीक है, और औरंगजेब ने बोला कि ठीक है अब आप आइए व्यापार कीजिए बंगाल में। तो आप देखिए किस तरह से ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं। सूरत के बाद बरोच, अहमदाबाद, बम्बे लिया, फिर मद्रास लिया, फिर देखिए इस तरह से आपका पूरे के पूरे एक तरह से भारत को वो घेरते जा रहे थे एज अ ट्रेड के नाम पे। और बाद में आप देखेंगे कि बाद में वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, जितने भी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं और भारत के ऊपर वो राज करते हैं अगले 200 वर्षों तक। 1690 में देख सकते हैं कि जॉब चरनाक ने सुतनाती में एक अंग्रेजी कोठी खोली। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुतनाती में अंग्रेजी कोठी कब खोला गया था? तो 1690 में खोला गया था। किसने खोला था? तो जॉब चरनाक ने खोला था। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि 1698 में अंग्रेज को 3 गांव जमींदारी प्राप्त की गई और 3 गांव थे कलिकता, सुतीनाती और गोविंदपुर। और इसी 3 गांवों को मिला करके बच्चों आप याद रखेंगे नाम रखा गया कलकत्ता। क्या? कलकत्ता। ये 3 गांव कलिकता, सुतनाती और गोविंदपुर, इस 3 गांवों को मिलाकर के नाम रखा गया कलकत्ता। और यही आधुनिक कलकत्ता का जॉब चरनाक ने क्या किया? आपका स्थापना किया। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। और इन गांवों के बदले अंग्रेजों को 1200 रुपये दान में देने पड़ते थे। अब 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर को बनाया गया, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और इस गांव के किलाबंदी कर फोर्ट विलियम रखा गया 1700 में। ठीक है, फोर्ट विलियम रखा गया 1700 में। आप देखिए चार्ल्स अय्यर जो थे इसके प्रथम प्रेसिडेंट थे। किसके? इस कोलकाता शहर में जो निर्माण किया गया था फोर्ट में। अब आगे आते हैं फारूक सियार। फारूक सियार देखिए, फारूक सियार में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फारूक सियार ही था जिसने एक तरह से कह सकते हैं कि अंग्रेजों का जो स्थापना तो ऑलरेडी पहले हो चुका था, जो एक नींव को मजबूत करना होता है वो फारूक सियार का फरमान होता है। तो आप देखते हैं फारूक सियार के फरमान में तो 1715 में कंपनी ने, याद रखें 1715 में कंपनी ने मुगल दरबार में एक अपने शिष्टमंडल को भेजा था और उसका नाम था सर जॉन सरमन। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फारूक सियार के दरबार में किसे अपना शिष्टमंडल बना के भेजा था? तो जॉन सरमन को। ठीक है, कब भेजा था? तो 1715 में भेजा था। आप याद रखिए उस समय जो फारूक सियार थे एक रोग से, मतलब कह सकते हैं कि रोग से पीड़ित थे और पूरी दुनिया ये बताया कि फारूक सियार अब शायद जिंदा न रह पाए। तो ऐसे में फारूक सियार के साथ जो जॉन सरमन के साथ एक व्यक्ति है जिनका नाम था विलियम हैमिल्टन आए, जो कि एक शैल्य चिकित्सक थे। इन्होंने शैल्य चिकित्सा किया और फारूक सियार का जो बरसों से जो एक तकलीफ चल रहा था उसको खत्म किया, जिससे प्रसन्न होकर फारूक सियार ने 1717 में क्या किया था? आपको फरमान दे दिया था। किसे? ब्रिटिशर्स को। आपको मतलब ब्रिटिशर्स को। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का उद्देश्य क्या था मेन? तो भारत में विशेषाधिकार प्राप्त करना और कलकत्ता के आसपास 38 गाँव को प्राप्त करना। देखिए अब जो जॉन सरमन को क्यों भेजा गया था? तो उनका मेन एम था कि भारत में एक विशेषाधिकार प्राप्त करना, कि उसको एक अलग से अधिकार दे। मतलब ऑलरेडी पुर्तगीज थे, डच थे या जो भी आने वाले, उनके अतिरिक्त सबसे अधिक हम पे कंसंट्रेट किया जाए। ठीक है, तो ऐसे में और साथ ही साथ जो कलकत्ता में आप देख सकते हो ऊपर में कलकत्ती, सुतनाती और गोविंदपुर में कलकत्ता बना था, तो उसके साथ साथ 38 गांव को वो और चाहते थे कि अपने अधीन कर लेना, जिससे ब्रिटिश की साम्राज्य जो है और अधिक मजबूत हो सके। ठीक है, अब इसको प्राप्त करने के लिए जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इन्होंने एक शिष्टमंडल में विलियम हैमिल्टन नामक शैल्य चिकित्सक को भेजा, जो काफी दिनों से बीमार चल रहे फारूक सियार का इलाज किया। और इससे क्या हुआ? फारूक सियार जैसे लग रहा था जैसे कि अब इनकी मृत्यु तय हो चुकी है। सभी लोगों ने बोला, 99% लोग बोल चुके थे कि फारूक सियार को नहीं बचाया जा सकता है। ऐसे में विलियम हैमिल्टन आए, उन्होंने
इनका इलाज किया और फारूक सियार ठीक हो गए। इससे प्रसन्न होकर फारूक सियार ने 1717 में फरमान जारी किया और कंपनी को कुछ विशेषाधिकार दिया। अब देखते विशेषाधिकार के अंतर्गत क्या दिया, तो उन्होंने दिया कंपनी के व्यापार को चुंगी और करों से मुक्त कर दिया गया। मतलब अब कंपनी को चुंगी नहीं देना पड़ेगा, मतलब टैक्स, एक तरह से छोटा सा टैक्स और करो, इनको मुक्त कर दिया गया कि अब आप फ्री में ट्रेड करेंगे। क्या? फ्री में ट्रेड करेंगे, ना आपके इंपोर्ट पे पैसा लगेगा ना आपके एक्सपोर्ट पे पैसा लगेगा। ये फारूक सियार ने कहा कि अगर आपको बंगाल से करना हो तो। फिर साथ ही साथ क्या है, कलकत्ता और मद्रास के समीप कुछ गांव भेंट स्वरूप किए गए। सिर्फ मद्रास नहीं, भारत, ओवरऑल भारत में तो कलकत्ता और मद्रास के कुछ गांव, कलकत्ता, वो सिर्फ कलकत्ता के 38 गांव चाहते थे, लेकिन देखिए एक्स्ट्रा में इनको मद्रास का भी गांव मिल गया। आप ये देखिए, बॉम्बे की जो टकसाल जारी सिक्कों को मुगलों को द्वारा मानता, मतलब बॉम्बे में जो एक टकसाल बनाया गया था सिक्कों का, वो फारूक सियार ने क्या किया कि उसको मान्यता दे दिया कि जो ब्रिटिश सरकार ये टकसाल निकाल रही है वो भारत में क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, तो उस पैसे को मान्यता दे दिया गया और इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गया है। तो याद रखें, आपके स्टेटमेंट में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट, मतलब जो वाक्य है वो फारूक सियार के फरमान का गलत है। तो देखिए, फारूक सियार के फरमान में फिर से याद रखें, फारूक सियार ने पूरे भारत में चुंगी और करों को मुक्त कर दिया ब्रिटिशर्स के लिए, साथ ही साथ कलकत्ता और मद्रास के कुछ गांवों को दान में दे दिया। फिर देखेंगे जो बम्बे में टकसाल, मतलब जो सिक्कों का प्रचलन किया था ब्रिटिशर्स ने, उसको मान्यता दे दिया गया। अब ब्रिटिश सिक्के भी चलने लगे भारत में और इस फरमान को हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। इस तरह से देख सकते हैं कि कालांतर में, मतलब आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। किसने? फारूक सियार ने। मतलब जो ब्रिटिशर्स चाहते थे वो फारूक सियार ने कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नोट के तौर पे जो मैंने ऑलरेडी आपको जिक्र किया है, तो देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था, तो अकबर शासक ने अंग्रेजों को भारत का आगमन हुआ, जहांगीर। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ब्रिटेन में ही हुई थी। तो कब हुई थी, तो 31 दिसंबर 1600 को। तो उस समय वहाँ की राजधानी एलिजाबेथ प्रथम थी और भारत के कौन थे, अकबर। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है भारत में, तो उस समय भारत के जो शासक थे वो मुगल शासक जहांगीर थे। और वो पहला व्यक्ति कौन था, तो वो कैप्टन हॉकिंस थे। कैप्टन हॉकिंस आए थे। याद रखिए, जॉन मिल्टन हॉल सिर्फ एज ए नागरिक, एज ए ट्रेवलर के तौर पे आए थे, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे। याद रखेंगे ये सारे फैक्ट। साथ ही साथ मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में प्रथम मुकाबला 1686 हुगली में हुआ था। देखिए इस बार भी पीएससी ने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिशर्स, मतलब मुगल शासक जिसने पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो वो कौन थे, औरंगजेब थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वर्ष किया था, तो 1686 में किया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कहाँ पर किया था, तो हुगली में किया था। ठीक है, तो आप इन सब बातों पर याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर को औरंगजेब ने बंगाल से निष्कासित कर दिया था बाहर, तो सर जॉन चाइल्ड। अब देखिए चाइल्ड है तो चाइल्ड का मतलब बचपना हरकत, कुछ बचपना हरकत किए होंगे जिससे औरंगजेब खफा होकर इनको भारत से निष्कासित कर दिया था। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक तरह से तो मैंने ओवरऑल जितने भी फैक्ट आपको बताए हैं, इससे ज़्यादा फैक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आप इसको बार बार रिवीजन करें। ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो अब मेरे अबाउट सेक्शन में जाए और वहाँ पे आप टेलीग्राम मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि आपके, देखिए मैं कोशिश में हूँ कि दिसंबर तक आपके पूरे एक तौर पे कि हिस्ट्री का पूरा सेक्शन खत्म कर दिया जाए, साथ ही साथ बिहार स्पेशल जो हिस्ट्री है उसे भी खत्म कर दिया जाए। इससे क्या है कि 35 से 40 नंबर आपके हाथों में रहेंगे और आप देखेंगे इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप याद रखना, जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे एक क्वेश्चंस बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने सारे फैक्ट, चाहे घटना चक्र का रहा हो, चाहे परीक्षा वाणी का रहा हो, चाहे स्पेक्ट्रम रहा हो, चाहे वो आपका किसी भी बुक, 4-5 बुक्स को मिलाकर मैंने कंपाइल किया है, डेटा को यहाँ पे डाला है, जिससे क्या होगा कि आपके सारे के सारे फैक्ट एक जगह आपको मिल जाए। ठीक है, तो आप इसको बार बार रिवाइज करें एग्जाम से पहले, क्योंकि देखिए शॉर्ट नोट्स हैं, सारे बुक्स को कंपाइल करके आपको दिया हूं, जिससे आप आसानी से पढ़कर जाएंगे तो आपके किसी भी एग्जाम में आपको सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, आप यूपी पीसीएस में भी इसका फायदा उठा सकते हैं। ये आप यूपी ट्रिपल एससी, बीपी ट्रिपल एससी, बिहार दरोगा, जितने भी एग्जाम है सब में आपको इसका बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।